कभी मायूस मत होना अपनी जिंदगी से, किसी भी वक्त तुम्हारा नाम बन सकता है। अगर आग हो दिल में और इरादा हो मजबूत तो एक अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ आइकॉनिक मैन ऑफ इंडिया हु बिकेम फेमस आफ्टर सेलिंग न्यूज़पेपर्स। मतलब छोटे से छोटे काम करने वाला व्यक्ति भी एक बड़ी और उच्चतम पोस्ट पर पहुंच सकता है। ये आज इसका उदाहरण है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी। आज का वीडियो एक ऐसी शख्सियत के बारे में है, एक वेल नोन पर्सनालिटी के बारे में है, जिसको जानना और पहचानना और उसके लाइफ के बारे में समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न केवल उसकी स्टोरी को सुनना बल्कि उससे जो मैसेज मिल रहा है हमारे जीवन में उसको सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसकी लाइफ से एक चीज सीख लें कि हम किसी भी परिस्थिति से उठकर हाईएस्ट पोस्ट तक, हाईएस्ट पर्सनालिटी तक या उच्चतम स्तर तक जा सकते हैं, वो पर्सन का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। रामेश्वरम it is a very religious place, pilgrimage place for the Hindus and especially is the pinpointed near to Sri Lanka। जो सबसे श्रीलंका से नजदीक का हमारा पॉइंट है उसको हम रामेश्वरम कहते हैं, जहां से राम सेतु है और राम जी ने ही अपने सेतु निर्माण से पहले रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। इसी वजह से उसको हम रामेश्वरम बोलते हैं। रामेश्वरम में ही एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म एक छोटे से सामान्य परिवार में हुआ था। सामान्य परिवार का मतलब उनके घर में नाव चलाने का बिजनेस होता था, जो रामेश्वरम से धनुषकोटी के लिए यात्रियों को लाने ले जाने के लिए नाव का बिजनेस, नाव का व्यापार उनके परिवार और पुश्तैनी किया जाता था। अब बात करते हैं कि ऐसा इंसान कैसे जन्म लेता है या कैसे बड़ा बनता है। कोई भी इंसान बड़ा बनने के लिए जन्म से या किस जगह पर वो जन्म लेता है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी भी इंसान के बड़े होने में, किसी भी इंसान के ग्रेट होने में उसके पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल होता है, उसकी सोसाइटी का और उसकी फैमिली का रोल उसके बाद में आता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम को बड़ा बनाने में उनके फादर जैनुल आबदीन और उनकी मदर आसिया अम्मा का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि वो दोनों लोग काफी ईमानदार थे अपने जीवन में। आसिया अम्मा के बारे में फेमस था कि उनके घर में जितने परिवार में लोग थे उससे ज्यादा बाहरी लोग प्रतिदिन खाना खाया करते थे। अब्दुल कलाम का परिवार एक सामान्य परिवार था जिसमें 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये थे। और जैसा कि एपीजे अब्दुल कलाम जी की पर्सनालिटी आप समझते हैं, उनको देख के ऐसा आपको लगेगा कि ही इज नॉट हैव अ वेरी डैशिंग, गुड एंड स्मार्ट टाइप ऑफ द पर्सनालिटी, अंडरसाइज्ड पीपल एंड दैट इज हैड अ शॉर्ट टाइप ऑफ द हेयर। और बचपन से ही बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे। बट वन थिंग ही ऑलवेज लर्न, दैट इज द ऑनेस्टी, दैट इज द ट्रूथ स्पीकिंग, दैट इज द स्टूडियस। ये हमेशा वो बने रहे। अब इनके बचपन से अपने जब ये आगे बढ़ते हैं तो एक बार उस समय जब 1931 में इनका जन्म हुआ था और 1939 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को स्टार्ट करवा दिया। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने पे वहां पर टैमरिंड के सीड्स, इमली की जो फल होता है, उसको ब्लड के सर्कुलेशन को रोकने में कुछ मेडिसिन में यूज किया जाता था। तो टैमरिंड सीड्स यानी इमली की बहुत ज्यादा मात्रा में मांग बढ़ गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने की वजह से। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग की खबर जब वहां रामेश्वरम में भी पहुंचती है तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं होता है, ना वहां पर कोई ज्यादा फर्क पड़ता है वॉर से। बट क्या, पड़ोस की दुकानों पर और मार्केट में इमली की जो मांग थी वो बढ़ जाती है। इमली की मांग बढ़ने से एपीजे अब्दुल कलाम जी क्या करते हैं कि बचपन में सड़क के किनारे जो पेड़ होते हैं उनसे बहुत सारी इमली इकट्ठा करते हैं, साथियों के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, और सभी लोग उन इमली को बेचते हैं। तो ये भी बोला जाता है कि उन्होंने बचपन में इमली भी बेची। दूसरा पॉइंट, अब क्या होता है कि जब वॉर का फर्क इंडिया पर भी पड़ता है, क्योंकि उस समय ब्रिटिश कंट्रोल्ड इंडिया था, तो ब्रिटिश कंट्रोल्ड इंडिया होने की वजह से रामेश्वरम में जो स्टॉप था ट्रेन का, वो स्टॉपेज खत्म हो जाता है। और स्टॉप खत्म होने की वजह से वहां पर जो न्यूज़पेपर बेचने इनके जो भाई थे, मतलब एक कजिन थे जिनको नाम था शमसुद्दीन, वो पेपर का वहां पे डिलीवरी करते थे।
तो एक उनको डिलीवरी बॉय की जरूरत पड़ी जो पेपर को ट्रेन से कलेक्ट कर सके। उसी पॉइंट पर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने पेपर के कलेक्शन किया, स्टेशन से पेपर कलेक्ट करते थे, अपने भाई को रिसीव करते थे। इसलिए बोला जाता है कि एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में पेपर बेचा करते थे। अब समझिए, वहां से वो पढ़ने गए। पढ़ने में जो सोसाइटी था वो बहुत उस समय पे ऑर्थोडॉक्स टाइप की सोसाइटी हुआ करता था। इनके जो फ्रेंड्स थे, एक देखिए फ्रेंड्स देखिए, और तीनों ही फ्रेंड्स इनके अपर क्लास हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और ये एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे। और इन चारों में काफी अच्छी दोस्ती थी। इनके सबसे जो बेस्ट फ्रेंड थे वो थे रामानंद शास्त्री, एक थे शिव प्रकाशन और एक थे अरविंदन। और सभी ने अलग अलग प्रोफेशन को ज्वाइन करना था। जो रामानंद शास्त्री थे, आप यकीन कीजिए कि वो रामेश्वरम के जो टेम्पल था उसके जो मेन प्रीस्ट थे उनके बेटे थे। और इन दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी। दैट्स इज द स्पिरिट ऑफ इंडिया, कि हम किसी भी जाति किसी भी धर्म से बिलोंग कर सकते हैं, अपने अपने कामों को अच्छे तरीके से फॉलो भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे का सम्मान भी कर सकते हैं। अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए पहले इन्होंने प्राइमरी वहां से पास किया, फिर उसके बाद ये जूनियर क्लासेस के लिए और थोड़े अपर क्लासेस के लिए रामनाथपुरम, जो इनका हेडक्वार्टर रामेश्वरम का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहां पे पढ़ने गए। देन आफ्टर इनके कल्चर और इनका जो मैनर था वो उनके फादर की तरफ से बहुत अच्छा था, उनकी मदर की तरफ से बहुत अच्छा था। उनके फादर ने हमेशा ये सिखाया कि आपको कोई भी वर्क करना हो आप ईमानदारी से ही करें और किसी के सामने हाथ फैलाना और सर झुकाने की जरूरत नहीं है। अपने सभी का सम्मान करें, लेकिन आपके अंदर थोड़ा गुरूर भी होना चाहिए, आपके अंदर थोड़ा प्रेस्टीज, अपनी इज्जत भी होनी चाहिए। यही मैसेज और यही ईमानदारी, यही सच्चाई लेकर एपीजे अब्दुल कलाम जी इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई थी वो मद्रास टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो थी, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 1958 में जब इन्होंने डीआरडीओ को ज्वाइन किया तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज डीआरडीओ। डीआरडीओ मींस होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड डीआरडीओ, जो इंडिया का डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद इन्होंने 1969 में इसरो को ज्वाइन किया। इसरो जैसा आप सभी को पता है कि जैसे नासा अमेरिका में एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस के लिए, वैसे इंडिया में इसरो है। अभी चंद्रयान 3 इसरो ने ही भेजा था। 1998 के पोखरण के सफल परमाणु परीक्षण के बाद इनकी जो ख्याति थी, इनकी जो फेमसिटी थी, वो पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गई और इंडिया में सभी लोग इनको बहुत ही रिस्पेक्ट से पहले भी देखते थे। बाद में इनकी रिस्पेक्ट में और ज्यादा इजाफा हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ। और अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय एनडीए सरकार के प्राइम मिनिस्टर थे, इनका नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए नामित किया और 2002 में ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने और 2007 तक सफल अपने पद पर रहे। हम सारी इनके पॉलिटिकल कैरियर और इनके बारे में बातें आपको शॉर्ट में मैंने बताई। इन्होंने बहुत सारी मिसाइल्स का, अग्नि, पृथ्वी, इंडिया का जो मिसाइल सिस्टम था डीआरडीओ में, उसका इन्होंने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया उसमें, और इनको उसमें महारत हासिल थी। इनको मिसाइल मैन भी बोलते थे। इनका निक नेम था काका कलाम और इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते थे। अब क्या है कि he was not only a great politician, he was not only the great man, he was not only the great scientist, but he is now in the hearts of all of us. He is like an example of a person who works a lot and a lot all the time in his life, but always dedicates all the work for the country. अपने देश के लिए इन्होंने सब कुछ समर्पित किया। अनमैरिड रहे, कभी इन्होंने शादी नहीं की, पूरी देश सेवा के लिए समर्पित रहे। इनको विदेश से ऑफर भी आए, इनको नासा से ऑफर आए, इनको अमेरिकन साइंटिस्ट सोसाइटी से ऑफर आए, बट इस पर्सन ने अपनी सारी जो डेडिकेशन और सारी योग्यता का यूज जो है वो भारत को ही आगे बढ़ाने में किया। ऐसे लोगों से हमको सीख लेनी चाहिए और ऐसे लोगों से हमको ये सीखना होता है कि हम छोटे से काम करते हुए भी बहुत बड़े बन सकते हैं। नो वर्क इज स्मॉल or poor, any work may be increase you like a highest post of the country। ऐसे ही हमारे थे काका कलाम। काका कलाम की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट किया करिए कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।
कौन सी चीजें आपको सुनना अच्छा लगता है या किस तरीके की चीजें आपको नॉलेज में और प्राप्त करनी है, उन सभी पर मैं वीडियो डेवलप। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ये आपका अपना चैनल है। हाँ, अब एक और बात बच गई कि वो हमारी ग्रेट पर्सनालिटी जिसके बारे में मैं कहानी सुना रहा था, वो हमारे बीच कब नहीं रहे। तो वो हमारे बीच 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में वो एक स्पीच देने गए थे और वहीं पर उनका डेथ हो गया, उनका देहांत हो गया और वो महान शख्सियत हमारे बीच से चली गई। आई सल्यूट हिम ऑल द टाइम। ही इज अ ग्रेट मैन ऑफ इंडिया।